नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। ननकाना साहिब पर हमले के विरोध में पाकिस्तानी दूतावास के बाहर सिख समुदाय का प्रदर्शन। बीजेपी ने कहा, पड़ोसी मुल्क में दशकों से हो रहा है मानवाधिकारों का उल्लंघन। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का 4 सदस्यीय दल करेगा ननकाना साहिब का दौरा। किसी भी भारतीय की नागरिकता के खिलाफ नहीं है नागरिकता संशोधन कानून। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा का गुवाहाटी में पार्टी के बूथ सम्मेलन में संबोधन। कहा, असम के विकास और राज्य की जनता के हितों की रक्षा के प्रति केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। राजस्थान में कोटा के बाद बूंदी में भी सामने आया नवजात शिशुओं की मौत का मामला। केंद्र के उच्च स्तरीय दल ने कोटा में किया जेके लोन अस्पताल का दौरा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने की जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात। राज्यसभा की आचार समिति के समक्ष शिकायत दर्ज कराने के तौर तरीकों और कामकाज के बारे में बढ़ाई जाए जागरूकता। सभापति एम वेंकैया नायडू ने सचिवालय को दिए निर्देश। निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं होने के चलते 4 साल में 19 सदस्यों के खिलाफ 22 शिकायतें वापस। और दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बार फिर सजी किताबों की दुनिया। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किया 28वें विश्व पुस्तक मेले का उद्घाटन। 23 देशों के 600 से ज्यादा प्रकाशक शामिल। मेले की थीम, गांधी लेखकों के लेखक। पाकिस्तान में पवित्र ननकाना साहिब गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की घटना को लेकर आज दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के सामने सिख समुदाय ने विरोध प्रदर्शन किया। सिख समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पाकिस्तान ने जो किया वो बहुत ही निंदनीय है। पाकिस्तान में सिखों पर जो हमला हुआ है, ननकाना साहिब के नाम को जो बदलने की धमकी दी गई है और यहाँ तक कि पाकिस्तान से सिखों को निकालने की धमकी दी गई है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं। वहीं शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने कहा है कि गुरुद्वारा ननकाना साहिब पर भीड़ के हमले के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए 4 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान भेजेगी। साथ ही ऐतिहासिक सिख मंदिर पर भीड़ के हमले की कड़ी निंदा करते हुए पाकिस्तान सरकार से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। पाकिस्तान ने जो किया वो बहुत ही निंदनीय है। पाकिस्तान के इमरान खान का मुंह बंद रहना, पाकिस्तान के इमरान खान के प्रधानमंत्री द्वारा जो मिनॉरिटी अक़लियतों के ऊपर हमला हुआ है, हमारे सबसे पवित्र स्थान को बदलकर मस्जिद बनाने की धमकी दी गई है, ननकाना साहब के नाम को बदलने की धमकी दी गई है और यहाँ तक पाकिस्तान से सिखों को बाहर निकालने की जो धमकी दी गई है, उसको हम जहाँ कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, वहीं हम स्ट्रांगली उसको ऑब्जेक्ट करते हैं। और आज हम यहाँ बताने के लिए पहुँचे हैं, सिख एक बहादुर कौम है, हमें कोई डरा नहीं सकता, हमें कोई धमका नहीं सकता। वहीं जम्मू में भी सिख सेवा यूथ ट्रस्ट ने ननकाना साहिब गुरुद्वारे में तोड़फोड़ की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। यूथ ट्रस्ट ने पाकिस्तान में रह रहे सिखों की सुरक्षा की मांग की। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर हुए भीड़ के हमले की निंदा की है। बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि इस घटना के बाद पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है। वहां दशकों से अल्पसंख्यकों के मानवाधिकारों का हनन किया गया है। ये बहुत कायरतापूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने पाकिस्तान सरकार से ननकाना साहिब में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की जान माल और गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की मांग की। पाकिस्तान की सरकार से ननकाना साहब में जो भी अल्पसंख्यक समुदाय के लोग वहां रहते हैं, उसकी जान माल और गरिमा की रक्षा के लिए तत्काल उपाय करने की अपील करते हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज को भी पता होना चाहिए
कि जब आप मानव अधिकार की दुहाई लगाते हैं तो देखिए पाकिस्तान का क्या नजारा है और किस तरीके से अल्पसंख्यकों के साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जा रहा है, हिंसा के कृत्य किए जा रहे हैं, जबरन धर्मांतरण होता है और कठोर ईशा निंदा के तहत जो ब्लेस्फेमी का कानून है उसके तहत यहां तक की सजाए मौत भी दे दी जाती है। इधर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार असम के विकास और राज्य की जनता के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है। जगत प्रकाश नड्डा ने गुवाहाटी में आज पार्टी के बूथ सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि असम समझौते के खंड 6 को सच्ची भावना से संरक्षित किया जाएगा और ये काम केंद्र सरकार सुनिश्चित करेगी। उन्होंने पिछली सरकारों पर सुरक्षा बलों की अनदेखी का आरोप भी लगाया। जेपी नड्डा ने कहा कि 2004 से लेकर 2014 तक देश की फौज के लिए एक भी इक्विपमेंट नहीं खरीदे गए थे, लेकिन मोदी सरकार में सेना मजबूत और आधुनिक हो रही है। राफेल, अपाचे हेलीकॉप्टर्स, सबमरीन खरीदे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2014 में एनडीए की सरकार बनते ही 1 रैंक 1 पेंशन लाया गया और फौजियों के खाते में 20,000 करोड़ रुपए डाले गए। संशोधित नागरिकता कानून का समर्थन करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की कुल आबादी के 95% लोग आज गायब हैं। जेपी नड्डा ने कहा कि जिन अल्पसंख्यकों को पड़ोसी देशों में प्रताड़ना झेलनी पड़ी, उन लोगों की मदद के लिए ये कानून लाया गया है। जेपी नड्डा ने असम में कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना भी की। लाखों लोगों को रातों रात अपनी जमीन, अपना भाई, अपना परिवार, सबकी इज्जत बचाने के लिए दौड़ना पड़ा, यहाँ आना पड़ा। अफगानिस्तान में 50,000 सिख परिवार थे, 50,000। मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कहता है, वॉशिंगटन पोस्ट कहता है, रॉयटर कहता है कि टुडे ओनली 2,000 फैमिलीज ऑफ सिख्स आर देयर इन अफगानिस्तान। कहां चले गए? कहां चले? पाकिस्तान में हिंदुओं की, बौद्ध की, जैन की, सिख की, पारसी की, ईसाई की संख्या 23% थी। आज पाकिस्तान में हिंदू की, बौद्ध की, सिख की, ईसाई की जनसंख्या घट करके 3% रह गई। कहां चले गए 20% लोग? कहां चले गए? क्या उनका धर्म परिवर्तन हो गया? क्या उनको भगा दिया गया? क्या वो अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए भारत आए? दुनिया जानना चाहती। और अब बात करते हैं राजस्थान में नवजात शिशुओं के हो रही मौत को लेकर। जेके लोन अस्पताल में बच्चों की मौत की जांच के सिलसिले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक निरीक्षक दल को आज कोटा के सरकारी अस्पताल भेजा गया। टीम में शिशु विशेषज्ञ भी शामिल हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डॉक्टरों के दल में बच्चों की मौत की वजह का पता लगाने और तुरंत उपाय करने के लिए इस दल को भेजा है। डॉक्टरों के दल में एम्स जोधपुर और जयपुर के क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवा निदेशक के अलावा राज्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी इस केंद्रीय दल में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजस्थान सरकार को हर मुमकिन मदद देने की बात कही है। कोटा के सरकारी अस्पताल में अब तक 107 बच्चों की मौत हो चुकी है। वहीं राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने आज कोटा के जेके लोन अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल के डॉक्टरों से बच्चों की मौत की वजह जानने की कोशिश की। बाद में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 13 महीने तक सत्ता में रहने के बाद मुझे लगता है कि इसके लिए पिछली सरकार को दोष देने का कोई मतलब नहीं है और कमियों और लापरवाही बरतने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। यदि इतने बच्चों की मौत हुई है तो कोई ना कोई कमी तो जरूर रही होगी। तो पहले क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, वो चर्चा ना कर हमें तो लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाओं को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर मरे हैं इतने कम समय में तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। कमियां प्रशासनिक हैं, संसाधन की कमी थी, डॉक्टर, स्टाफ, नर्सिंग इसकी कमी थी, लापरवाही थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस था। ये सब रिपोर्टें बन रही हैं, लेकिन हमें कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करनी पड़ेगी।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा और आसपास के क्षेत्रों में अस्पताल में जान गंवाने वाले बच्चों के परिजनों से मुलाकात की और उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। लोकसभा अध्यक्ष सबसे पहले अनंतपुरा थाने के पास स्थित सुभाष विहार में मृत बच्ची के घर पहुंचे। जेके लोन हॉस्पिटल में उपचार के दौरान 15 दिन की बच्ची की मौत हो गई थी और उन्होंने परिजनों से मुलाकात की। इस बच्ची की मौत 29 जनवरी को जेके लोन हॉस्पिटल में हुई थी। परिजनों के मुताबिक बच्ची की मौत डॉक्टर की लापरवाही से हुई। परिजनों से मुलाकात के बाद लोकसभा स्पीकर ने कहा कि उन्होंने राजस्थान सरकार को दोबारा चिट्ठी लिखकर अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं तेज करने को कहा है। व्यक्तिगत रूप से भी मुझे पीड़ा है कि हम उनके बच्चों को नहीं बचा पाए और जो बयां उन्होंने की, निश्चित रूप से जेके लोन हॉस्पिटल की हालतों को सुधार करना चाहिए। वहाँ जो भी इक्विपमेंट उपकरण की कमी है, मानव संसाधन की कमी है, उसको पूरा करना चाहिए। मैंने केंद्रीय मंत्री जी से भी इसमें चर्चा की, अधिकारियों से बात की, राज्य के मुख्यमंत्री से भी मैंने 2 बार चिट्ठी लिखी। मैंने राज्य सरकार को भी आग्रह किया है कि इस विपदा की घड़ी में, संकट की घड़ी में हम किस तरीके से नवजात शिशु और बच्चों को बचा सकते हैं। इसके लिए जो भी इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, मैं जन सहयोग से, कई सरकारी एजेंसियों से, कई निजी CSR के तहत मैं तुरंत प्रभाव से उपलब्ध करा दूंगा। राजस्थान के कोटा से ही सटे बूंदी के सरकारी अस्पताल में भी नवजात बच्चों की मौत की घटना सामने आई है। पिछले 1 महीने में 10 बच्चों की मौत यहां हो चुकी है। बूंदी के सरकारी अस्पताल में बच्चों की मौत का खुलासा तब हुआ जब अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अस्पताल का दौरा किया। ये सभी मौतें न्योनेटल इंसेंटिव केयर यूनिट NICU में हुई है। अस्पताल का कहना है कि बच्चों की मौत अलग अलग कारणों से हुई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है। साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में सफाई व्यवस्था का विशेष ध्यान रखा जाए। साथ ही किसी प्रकार का कोई संक्रमण ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए। पूरे 1 महीने में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक 10 बच्चों की मृत्यु हुई है। अलग अलग बीमारियों से हुई है और कुछ बच्चे जैसे बाहर से भी रेफर होके आए थे और कुछ बच्चे कम वजन के बच्चे थे, किसी के सांस लेने में तकलीफ थी और गंदा पानी पी गए थे कुछ बच्चे, उस कारण से हुआ था। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा सचिवालय को निर्देश दिया है कि वो सदन की आचार समिति की प्रक्रियाओं और कार्यप्रणाली के बारे में जनता के बीच जागरूकता को बढ़ावा दे, जिससे समिति के कामकाज को और प्रभावी बनाया जा सके। आचार समिति सदस्यों के आचरण और उनके खिलाफ शिकायतों की जांच करता है। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने पिछले हफ्ते सदन की एथिक्स कमेटी के कामकाज की समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने पाया कि पिछले 4 साल में राज्यसभा के 19 सदस्यों के खिलाफ 22 शिकायतें बिना जांच के लौटाई गईं। शिकायतों में निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। इन 19 सदस्यों में सत्ता दल और विपक्ष के अलावा 2 निर्दलीय सांसदों के खिलाफ शिकायत की गई थी। इन 22 शिकायतों में से 13 शिकायतों को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने राज्यसभा सचिवालय के पास भेजा था। राज्यसभा की कार्य नियमावली के नियम 295 के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी सांसद के गलत आचरण के खिलाफ एथिक्स कमेटी या कमेटी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को लिखित रूप से शिकायत कर सकता है। साथ ही समिति ऐसे मामलों का खुद संज्ञान ले सकती है। नियम 296 कहता है कि अगर शिकायत सही प्रारूप में है तो आचार समिति उसकी प्रारंभिक जांच शुरू कर सकती है। नियम 303 के मुताबिक राज्यसभा के सभापति के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी सदस्य के अनैतिक आचरण और दुर्व्यवहार के मामलों को पड़ताल के लिए भेज सकते हैं। राज्यसभा की आचार समिति का गठन 1997 में किया गया था। ये सदस्यों के आचरण, नैतिक आचरण की देखरेख के लिए आंतरिक नियामक तंत्र के तौर पर बनाई गई थी। 1998 में अपनी पहली रिपोर्ट में समिति ने सदस्यों के आचरण के लिए 14 सूत्री कोड बनाया था, जिसमें संसद के सम्मान और विश्वसनीयता के प्रति सदस्यों के आचरण शामिल हैं।
एथिक्स कमेटी अब तक 10 रिपोर्ट सौंप चुकी है। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी हुई। उत्तरी अफ्रीकी देश जाम्बिया के कुछ हिस्सों में जलवायु परिवर्तन की वजह से अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई है। यहाँ जलवायु परिवर्तन वैश्विक औसत से 2 गुना है। जाम्बिया के कई इलाकों में 2 साल से बारिश ही नहीं हुई है। ऐसे में भूखमरी की समस्या सामने आ गई है। यहाँ 2 लाख से ज्यादा लोग भोजन के लिए तरस रहे हैं। महिलाएं पेड़ की पत्तियों और जड़ों को खाने को मजबूर हैं। यहाँ रहने वाले हजारों लोगों को दिन में केवल 1 बार भोजन नसीब होता है। बारिश कम होने की वजह से यहाँ लोगों को भोजन की दिक्कत हो रही है, वहीं बिजली की भी किल्लत हो गई है। हालात को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने विश्व समुदाय से तत्काल एक्शन लेने का आह्वान किया है। हिमाचल प्रदेश में कई जगहों पर आज नववर्ष की पहली बर्फबारी हुई। ताज़ा बर्फबारी से पूरे राज्य में शीतलहर बढ़ गई है। पर्यटकों के पसंदीदा स्थलों में से एक शिमला में आज दोपहर के वक्त बर्फबारी हुई। राजधानी शिमला में बर्फबारी के चलते पर्यटकों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। स्थानीय कारोबारियों को भी इस खुशनुमा माहौल में कामकाज के इजाफे की उम्मीद है। वहीं कुल्लू जिले में पड़ने वाले मनाली और रोहतांग दर्रे में भी आज सुबह ताज़ा बर्फबारी दर्ज की गई। रोहतांग में करीब 30 सेंटीमीटर, जलोड़ी दर्रा में 15 सेंटीमीटर तक ताज़ा बर्फ गिरी है। हालांकि ताज़ा बर्फबारी ने राज्य में शीतलहर बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 6 और 7 जनवरी को हिमाचल प्रदेश के मैदानी और मध्यम पहाड़ी वाले इलाकों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की आशंका जताई है। साथ ही साथ गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावनाएं भी बताई गई हैं। राज्य में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। और वहीं उत्तराखंड में भी पहाड़ी जगहों पर आज ताज़ा बर्फबारी हुई। पर्यटक स्थल मसूरी में लगातार बर्फ पड़ने से सड़कों पर सफ़ेद चादर सी बिछ गई। मसूरी शहर में ओलावृष्टि के साथ तापमान में भारी गिरावट आई है। उधर राजधानी देहरादून में झमाझम बारिश की वजह से ठंड बढ़ गई है। आज विश्व ब्रेल दिवस है। ये दिन ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल की जयंती के तौर पर याद किया जाता है, जिसने आंखों को खो चुके लोगों के जीवन में एक नई रोशनी भर दी थी। ये है वर्षा सिंह, जिन्होंने कभी भी अपनी आंखों से इस दुनिया को नहीं देखा, लेकिन ये शारीरिक कमजोरी कभी भी वर्षा के रास्ते की बाधा नहीं बनी। आंखों की ज्योति नहीं होने के बावजूद वर्षा ने कंप्यूटर का इस्तेमाल सीखा और अब वर्षा दूसरे बच्चों का सहारा बनकर उन्हें कंप्यूटर सिखा रही हैं। पर्सन जो बाय बर्थ ब्लाइंड होता है तो उसको स्टार्टिंग में ब्रेल लिपि से ही पढ़ाते हैं। अगर वो स्पेशल स्कूल्स में पढ़ा है, पहले तो स्पेशल स्कूल्स में ही पढ़ना होता था जो ब्लाइंड होते थे, बाद में उन्हें अलग स्कूल में पढ़ाते थे। तो स्पेशल स्कूल में जो भी पढ़ता है तो वो ब्रेल लिपि से ही उसको स्टार्टिंग से ही पढ़ाते हैं। तो ब्रेल लिपि एक ऐसी लिपि है जो कि 6 डॉट पे बेस्ड है। तो 6 डॉट से ही हम मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह के डॉट्स दगाते हैं, तो उससे कुछ आकृतियाँ बन जाती है ना। तो जब हम पहचानते हैं तो हम सारी आकृतियों को पहचानते हैं। वहीं जेएनयू के एसोसिएट प्रोफेसर BS बालाजी ने दृष्टिहीन छात्रों के लिए एक ब्रेल लिपि मॉडल विकसित किया है, जिसकी मदद से छात्र रसायन शास्त्र की पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को वो सिखाने के लिए हमने ये जो इक्वेशन जैसा बनाया है, जिस पे होगा कि सोडियम Na जो लिखा है नीचे रहता है, इसके ऊपर जो है ये डॉट्स वगैरह, इसको बोलते हैं रेस्ड डॉट्स बोलते हैं। वो ब्रेल का एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है। ब्रेल बोले तो उस पर वो रेस्ड डॉट से ही लोग पढ़ते हैं, मतलब जिनको दृश्य नहीं होती है वो लोग इसको हाथ से पकड़ के देखते हैं कि मीन्स उससे उनको पता चलता है कि ये कौन सा लेटर है बोल के, तो उसको ब्रेल बोलते हैं। तो अगर टीचर जो सिखाना चाहते हैं तो उनको ब्रेल सीखने की ज़रूरत नहीं है हमारे मॉडल जब यूज़ करेंगे तो, क्योंकि
नॉर्मली लोग क्या यूज़ करते हैं, सिर्फ ब्रेल यूज़ करके लोगों को सिखाते हैं। इस पे जो टीचर को भी ज़रूरत पड़ती है कि उनको ब्रेल जानना बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन हमारे मॉडल से हमने ये क्या कर दिया कि ये जो डिफ़िकल्टी है उसको हमने हटा दिया। इस पे अंग्रेज़ी भी हमने डाल दिया नीचे, ब्रेल भी ऊपर है। ब्रेल लिपि के आविष्कारक लुई ब्रेल का जन्म 4 जनवरी 1809 को उत्तरी फ्रांस में हुआ था। उन्होंने महज 3 साल की उम्र में एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें खो दी। लुई ब्रेल ने ऐसे लोगों की परेशानी को समझते हुए डॉट्स के जरिए छूकर पढ़ने वाली भाषा का आविष्कार किया था, जिसे उन्हीं के नाम ब्रेल से जाना जाता है। विपुल अग्रवाल, राज्यसभा टीवी। भारत रत्न से सम्मानित प्रोफेसर CNR राव ने कहा है कि भारत का भविष्य विज्ञान में है। बेंगलुरु में बाल विज्ञान कांग्रेस के उद्घाटन सत्र के मौके पर प्रोफेसर राव ने कहा कि बच्चों को विज्ञान के क्षेत्र में अपनी दिलचस्पी बढ़ानी चाहिए। बाल विज्ञान कांग्रेस भारत विज्ञान कांग्रेस का एक हिस्सा है, जिसका कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। भारत विज्ञान कांग्रेस के दूसरे दिन शनिवार को प्रोफेसर CNR राव ने छात्रों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विज्ञान का भविष्य उन बच्चों पर निर्भर है जो अपनी कड़ी मेहनत और ईमानदारी से इस क्षेत्र में चमत्कार कर सकते हैं। उन्होंने सर CV रमन, श्रीनिवासन रामानुजन जैसे वैज्ञानिकों का नाम लेते हुए कहा कि इन लोगों ने पैसे और सुविधाओं की कमी के बावजूद कई ऐसे शोध किए जिसका फायदा पूरी दुनिया को मिला। It is not a hobby, it is a life's occupation. The difficulty is it requires dedication and doggedness. You have to work very hard, you have to work with sincerity, and I hope some of you will take up science seriously. The amazing thing about science is there is no limit for excellence. You keep on doing science, more you do, more you have to do. So in fact, there is nothing like a limit of what science is. There is a limitless subject, limitless ladder of excellence, I always say. बाल विज्ञान कांग्रेस में प्रोफेसर CN राव और केमिस्ट्री नोबेल पुरस्कार विजेता इजराइल के प्रोफेसर आद्या योनत ने 10 छात्रों को इन्फोसिस के ISCA यात्रा अवार्ड से सम्मानित किया। छात्रों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से उन्हें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। फैसिलिटीज़ तो है ही, बट साइंस को देखकर जैसे हम सुबह उठते हैं तो हमें हर चीज़ साइंस से रिलेटेड मिल रही है, हर चीज़ साइंस से डेवलप हो रही है, और रात को सोने तक हमें सारी चीज़ साइंस की ही मिलती है। अब जैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, इन सब में साइंस का ही हाथ है। तो साइंस इज़ बेसिकली अ लाइफ फॉर अस, क्योंकि उसने हमें बहुत बेसिक लाइफ दी है, अच्छी दी है, जो ईजी है हमारे लिए, बट कहीं ना कहीं वो डिसएडवांटेज भी है हमारे लिए। वो तो बहुत बड़े पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स उनकी तो बातें बहुत अच्छी होती है और कहीं ना कहीं तो इंस्पिरेशनल ही है, आगे चल के काम आएंगी उनकी बातें। बाल विज्ञान कांग्रेस का मुख्य उद्देश्य बच्चों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा के लिए प्रेरित करना है, साथ ही खोज की भावना को प्रोत्साहित करना भी है। अरुणा ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा है कि तकनीक से बेशक दुनिया को बदला है, लेकिन ये देखना भी जरूरी है कि तकनीक मानव कल्याण के लिए खतरा न बने। राजेंद्र भवन ट्रस्ट की ओर से आयोजित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति के व्याख्यान में उपसभापति हरिवंश ने कहा कि अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति अच्छे रास्तों से ही हो सकती है। अपने संबोधन में उपसभापति ने टेक्नोलॉजी की ताकत और कमजोरियों पर विस्तार से तथ्य रखे। समारोह की अध्यक्षता पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने की। कि गांधी जी ने जो कुछ इस देश को दिया, अनेक बहुमूल्य चीजें दुनिया को दी, उनमें से एक चीज दी कि जिनको उन्होंने तराशा उनको श्रेष्ठ चरित्र दिया। और राजेंद्र बाबू की इस चरित्र पर इन चीजों से प्रकाश पड़ता है कि वो कैसे व्यक्ति थे। जो पत्र उन्होंने अपने बड़े भाई को लिखा, गोखले जी से जब उनकी कोलकाता में बात हुई, फिर अपनी पत्नी को लिखा और कहा कि जो कुछ आज मैं इस स्थिति में हूं, बहुत मैं अर्न कर सकता हूं, बहुत कमा सकता हूं, बहुत सुखी जीवन हो सकता है। ये गोखले जी ने भी उनसे चर्चा में कहा था कि आप जिस जगह हैं आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं, जीवन में सारी भौतिक सुविधाएं पा सकते हैं, लेकिन आप जैसे लोगों की देश को जरूरत है वो भौतिक सुविधाएं मिल भी जाए तो उसके बाद क्या। ये राजेंद्र बाबू ने अपने पत्रों में उस वक्त अपने घर के लोगों को लिखा।
राजधानी दिल्ली में आज से पुस्तक प्रेमियों के उत्सव की शुरुआत हो गई है। प्रगति मैदान में आयोजित विश्व पुस्तक मेले का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उद्घाटन किया। विश्व पुस्तक मेले में किताबों के अलावा लेखक मंच, थीम मंडप, बाल मंडप, सांस्कृतिक कार्यक्रम और अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियां भी आयोजित की जा रही हैं। किताबों से बढ़कर आपका सच्चा दोस्त कोई हो नहीं सकता, तो क्यों नहीं हम पुस्तकों से ही दोस्ती बढ़ाएं? दिल्ली के प्रगति मैदान में एक बार फिर किताबों की दुनिया जो सज गई है। मौका है 28वें विश्व पुस्तक मेले का। नामचीन साहित्यकारों से लेकर युवा पीढ़ी के चर्चित लेखकों तक विविध विषयों पर लिखी अनेक किताबें साहित्य प्रेमियों के लिए यहां उपलब्ध हैं। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पुस्तक मेले का उद्घाटन किया। बड़ा बनना है तो बड़ा विचार चाहिए, बड़ा दिल चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए, बड़ा संघर्ष चाहिए, बड़ा धैर्य भी चाहिए। और बड़ा संघर्ष, बड़ा धैर्य, बड़ा विचार, बड़ा दिल, बड़ा मन इन किताबों से ही आएगा। जो ये साहित्य है, ये सबसे बड़ा मित्र है दुनिया का, सबसे किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि गीता में भी कहा है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। और ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान कहाँ मिलेगा आपको? ज्ञान मिलेगा आपको पुस्तकों से। पुस्तकों के कई जाने माने प्रकाशकों ने यहां अपना स्टॉल लगाया है। विश्व पुस्तक मेले में देश और विदेश के 600 से ज्यादा प्रकाशक जुटे हैं। पाठकों को हिंदी और अंग्रेजी समेत कई अन्य भाषाओं में पुस्तकों का चुनाव करने का मौका भी मिल रहा है। पुस्तक मेले के पहले दिन शनिवार को स्कूली बच्चों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई। हाथों में तख्ती लेकर इन बच्चों ने हर आने जाने वालों को प्लास्टिक इस्तेमाल के खतरों से आगाह किया। यहाँ पर हम आप यहाँ के लोगों को यह संदेश देने आए हैं कि पॉलीथीन हमारे पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है और इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हम ना करें। इससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण कम होगा और हमारे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आजकल पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग्स ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा दुखदायक साबित हो रहे हैं। पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इसका यूज़ हम करते हैं, घर पे सब्जियां लाते हैं और इसको बाहर ऐसी कचरा भर के सड़क पे फेंक देते हैं, जिससे इसे जानवर खाते हैं और उसके पेट में जाकर वो बीमारियां फैलती है और वो मर भी सकते हैं। और कुछ लोग इसे जला देते हैं, इससे एक हानिकारक गैस निकलती है, जिससे लोगों को काफ़ी सारी बीमारियाँ होती है, दमे की बीमारियाँ होती है। इसीलिए हमें पॉलीथीन का यूज़ नहीं करना चाहिए। इस बार विश्व पुस्तक मेले की थीम है गांधी, लेखकों के लेखक। देश के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने जो पत्रिकाएं निकाली, जो अनेक पुस्तकें लिखी, उन सभी का लेखकीय पक्ष इस पुस्तक मेले में देखने को मिलेगा। नेशनल बुक ट्रस्ट की ओर से आयोजित किया जाने वाला ये 28वां विश्व पुस्तक मेला है, जो 12 जनवरी तक चलेगा। पुस्तक प्रेमियों को हर साल इस मेले का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रगति मैदान में लगने वाला विश्व पुस्तक मेला अफ्रो एशियाई देशों का सबसे बड़ा और प्रतिष्ठित पुस्तक मेला है। इरफान, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।